हालात हाज़रा के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हुमायूं, और इस वक्त जिस चीज़ से सारी दुनिया जूझ रही है उससे हम भी जूझ रहे हैं, वह कोविड-19। और मुख्तलिफ मरहलों से गुजर के हम यहाँ पहुँचे हैं। कभी लॉकडाउन हुआ, कभी खुला और फिर वह लॉकडाउन हुआ, क्योंकि हालात ऐसे थे, मजबूरियाँ ऐसी थी। और आने वाले जो दिन हैं 3-4, आप सब जानते हैं कि हम ईद की जानिब बढ़ रहे हैं। बाज़ारों में गहमा गहमी होनी है, ख़रीद व फ़रोख्त होनी है, कुर्बानी होनी है। इसके लिए सरकार ने एक लाहे अमल तय किया है, एक रोड मैप बनाया है, एक प्लान बनाया है जिस पे हमें अमल करना होगा ताकि हमें नुकसान ना पहुँचे और ठीक तरह से हम अपना त्यौहार भी मना सकें, ईद भी मना सकें, और कोई बड़े ना कोरोना ज़्यादा, और हम इसे रोक सकें। इसी पे बात करेंगे आज। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दूरदर्शन के, हम खैर मकदम करते हैं पांडुरंग के पोले साहब का। ये डिविजनल कमिश्नर हैं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, और इनके बाई जानिब बैठे हैं इमरान फारूक साहब। ये एसपी कंट्रोल रूम है, आज डिविजनल कंट्रोल रूम में एसपी हैं, और ये प्लाज्मा बैंक से भी काम कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं कोरोना के यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, उनको वापस निकालने बरामद करने में भी लगे हुए हैं, और हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो दोनों से बात होगी। पहले पोले साहब से बात करेंगे हम कि पोले साहब जी, आगे ईद के दिन आने वाले हैं। आपसे पहले भी अभी बात हो रही थी कि आपने कहा कि हमने एक तरीका बनाया है, एक रोड मैप बनाया है कि लोग अपना ईद भी मनाएं, लेकिन कुछ चीज़ें फॉलो भी करें। वो आपने क्या रोड मैप बनाया और क्या करना होगा? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 3 दिन का जो मार्केट ओपन करने का जो फैसला लिया, वो कौन से हालात में लिया जी। कोरोना लगभग मार्च के तीसरे हफ्ते से है। बीच में हमारा माह रमज़ान भी आया, और माह रमज़ान के बाद जो ईद आती है वो भी आई। उन दिनों में लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन के चलते जो है बहुत सारे लोग ख़रीदारी करते हैं, लेकिन की नहीं होगी लॉकडाउन के चलते। बीच में अनलॉक का फेज़ आया, लेकिन ख़ास करके खुसूसन तौर पर किसी त्यौहार पर ख़रीदारी करने का एक रिवायत आती है। खास करके बच्चों के लिए कपड़े, शूज़ और बाकी चीज़ें खरीदते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि 3 दिन की रियायत दे दे, जिसमें कि मार्केट्स ओपन हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपन हो। 28, 29 और 30 इन तारीख को जो हमारी बड़ी ईद आ रही है 1 तारीख की, उसके जो ख़रीदारी है वो इन 3 दिनों में लोग कर सकते हैं। जी जी। जैसे आपने ये 3 दिन का प्लान बनाया है, तो 3 दिन का प्लान सारे कश्मीर के लिए एक है या डिस्ट्रिक्ट ने अपना बनाया है? नहीं, इसमें जो हर एक ज़िले ने अपना अपना प्लान बनाया है जी। इन्हीं 3 दिनों में कितने बजे से कितने बजे तक मार्केट ओपन रहनी है, कौन सी मार्केट्स ओपन रहनी है, कब मार्केट ओपन रहनी है, क्या मार्केट की कौन सी साइड, जैसे ऑड इवन फार्मूला कहीं लगाया गया था, या कहीं मार्केट वाइज फार्मूला लगाया गया था, या कमोडिटी वाइज फार्मूला कहीं लगाया गया था। ये कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने तय करना है। उनके जो ट्रेड के जो बॉडीज़ रहती है, ट्रेड एंड कॉमर्स के जो एसोसिएशंस रहती है, उनको भी सलाह मसलत करनी है और उनको बताना है एडवांस में कि हमने जो है मार्केट ओपन करने के लिए ये फैसला लिया है, ताकि पब्लिक तक वो जा सके और हर पब्लिक को पता हो कि कौन से दिन में, कौन से टाइम को, कौन सा मार्केट ओपन रहने वाला है। यानी उसकी पहले पब्लिसिटी की जाए ताकि लोग उसी वक्त ख़रीदारी के लिए आएँ। बिल्कुल। बोले साहब आपके पास फिर आएंगे, यहाँ हम इमरान फारूक साहब से बात करते हैं। फारूक साहब, वो कोविड का दौर चल रहा है, थोड़ी उसी तरफ वापस जाते हैं कि किसी को कोविड हो गया या कोई सिम्टम्स लगे, लेकिन आदमी पब्लिक में नहीं रहा, कहीं चला गया, तो उसको आप ट्रेस कैसे करते हैं? क्योंकि आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, और कितना इसमें वक्त सर्फ होता है और कितनी मुश्किल होती है? इसमें हालांकि हमें लगता था शायद कोई एलियन या एग्जॉटिक कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, लेकिन बाय दिस टाइम मुझे लगता है कोई महला, कोई गांव, कोई कस्बा नहीं होगा जहां आम लोग जो शायद इन टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़े हुए होंगे, उनको भी अभी तक पता चला होगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है। इन सिंपलर टर्म्स, कोई भी बंदा गॉड फॉरबिड जब पॉजिटिव कोविड-19 के लिए डिक्लेयर हो जाए, जो उसके अगल बगल में जो उसके साथ मिले हो, उसके फैमिली मेम्बर्स या जिनका किसी भी समाजी नवीयत का राब्ता उनके साथ रहा हो, जहाँ जो मेडिकल्स है, डॉक्टर साहिबान हैं, उनकी राय हो कि
एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक प्रोपेंसिटी बनती है कि शायद उन्होंने भी कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो इन जैसे अफराद को, ताकि फर्दर इसका स्प्रेड ना हो जाए और थोड़ा वो कैजुअल ना बन जाए, एक सिस्टम या गवर्नमेंट ने डिवाइस किया है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, तहसील लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, कमिटीज़ बनी हैं, लाइक BMOs रेवेन्यू से होते हैं, पुलिस से होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से होते हैं, रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ से भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पूल टुगेदर हो जाते हैं। तो जो वो लोग हैं जो जिनका मतलब हमें लगता है कि मतलब पॉजिटिव आए हैं या उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक आसान तरीके से, एक सही तरीके से उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है, और जो सिचुएशन है जिसकी जो ग्रेविटी हो उसी के हिसाब से उनको इन अ सेंस एक अवेयरनेस इनकलकेट की जाती है कि वो काइंडली सिस्टम के साथ कोऑपरेट करे, और जो सरकार की तरफ से डिजिग्नेटेड क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जिनको कोविड वेलनेस सेंटर्स कहते हैं, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम की वसातत से मेरी एक अपील है लोगों से, क्योंकि देखा गया है जहाँ भी कोई कोविड-19 पेशेंट कहीं पर भी हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली जब हेल्थ से या सिस्टम से कोई बंदा उनके घर आता है, देखने में आया है कंप्लेंट से कि लोग खिड़कियों से उनके हमसाए निकलते हैं, मोबाइल जान करते हैं, एज इफ ही इज सम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये जो क्रिमिनलाइज हो रहा है, शेमिंग हो रही है, इसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं सिस्टम के साथ कोऑपरेट करने में। आपके प्रोग्राम की वसातत से एक अपील है, ये बेचारे पेशेंट हैं, इनकी हेल्प हमें करनी है, हमें एम्पैथी होनी चाहिए, ना कि वो एक क्रिमिनल के तौर पर इनको नहीं देखना है। काइंडली इनको क्रिमिनलाइज मत कीजिए। सही, जो आप कह रहे हैं ना, इससे वो सामने आते भी नहीं है, इस डर से। वो रीजन है। और शायद सिस्टम को फिर जो उसका एक प्रोएक्टिव स्टैंड होता है कि उनको ढूंढना में, उनको ढूंढना एज बाउंटी हंटर्स, इट शुड नॉट हैपन। रादर दे शुड बी positive, they should come forward and they should report to the nearest authorities that this has happened, and we are the people who have met him this period, during this intervening period, and we want to go for quarantine, tell us what's to be done, how we are going to cooperate with the system। तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम है, जो घर वालों का इसमें बड़ा रोल है, कि वो आइडेंटिफाई करके बताएं, वो बताएं, उसको कन्विंस करें। पेशेंट भी हम कन्विंस करते हैं, लेकिन जो मेरी अपील है वो सोसाइटी के साथ है। अच्छा। आप काइंडली इनको क्रिमिनलाइज मत कीजिए, शेमिंग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आप नेगेटिव, आज आपको जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं, दे आर योर फ्यूचर डोनर्स। गॉड फॉरबिड 1 महीने के बाद आपको भी हो जाए, तो जो प्लाज्मा किसी को देना है, आपकी हेल्प को आना है, जिसको आज आप क्रिमिनलाइज करें, वो बचाएगा जो कल आपको बचाने के लिए। जी, आपके पास फिर आएंगे इमरान साहब, आपसे फिर बात करेंगे। यहाँ पुलिस साहब से हमने अभी बात की थी कि आपने कहा 3 दिन मार्केट खुलेंगे, तो 3 दिन जो मार्केट खुलेंगे, इसमें कोई जो हमारा कॉमन आदमी है जी, हाउ शुड ही प्रोसीड, वो क्या करेगा? उसमें तो कोई थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो होंगी, वो आप मुझे कह रहे थे कुछ देर पहले, क्या होंगी? जी जी, बेसिकली उसने, हर किसी ने देखना चाहिए कि उसकी ज़रूरतें क्या है, क्या चीज़ें उसने परचेस करनी है, और वो कौन सी मार्केट से उनको मिलेगी, और वो कौन से दिन कौन से टाइम पर खुला रहना है, वहाँ जाना चाहिए। घर से निकलते वक्त जो है मास्क पहनना चाहिए, और मार्केट प्लेस पर जाने के बाद वहाँ देखना चाहिए कि मार्केट में कहीं ज़्यादा जमघट तो नहीं है। एक नॉर्मल जो शटर रहता है हमारा, उसमें 5 से ज़्यादा अगर लोग हैं तो वो जमघट है, 5 तक जो है वो कोप अप कर सकता है, उसको हम कह सकते हैं कि विथ सोशल डिस्टेंसिंग वो काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए लगता है कि किसी दुकान पर ज़्यादा जमघट बनी हुई है, तो दूसरा दुकान वो ढूंढे, ताकि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वायलेशंस ना। वायलेशंस जस्ट फाइन के लिए नहीं, वो उसके खुद के सेहत के लिए भी वो जरूरी है, ताकि वहाँ कोई कोरोना उसको। तो दुकानदारों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए आपने? दुकानदारों को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, उनको भी कहा है कि एक स्टैंडर्ड दुकान के सामने जो है 5 से ज़्यादा लोग खड़े ना होने दें, और वैसे दुकान में ग्राहक ने जाना चाहिए कि जिसमें कम जमघट है। वहाँ खरीदारी करने के बाद जो है तुरंत घर वापस आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग उन दिनों में रास्ते पर रहेंगे, पब्लिक प्लेसेस पर रहेंगे, तो जितनी आवाजाही बढ़ती है उतना कोरोना का फैला होने का ज़्यादा चांस रहता है, खतरा रहता है। उस खतरे को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही खरीदारी हो गई, उसने तुरंत अपने घर वापस आना चाहिए। घर वापस आने के बाद जो है सबसे पहले उसने अपने कपड़े जो है निकाल करके बात पूरी तरीके से बात लेनी चाहिए, और फिर ही फैमिली मेम्बरान को मिलना चाहिए, उससे पहले नहीं। इससे ये जो है आप कह रहे हैं स्प्रेड रुकेगा। इसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो कहीं कहीं इसे कंट्रोल भी करेगी, जहां ज्यादा लोग होंगे वॉच करेगी, कहेगी दूर रहो वगैरह करो। जी जी जी, नहीं, इसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए बहुत सारी जगह फ्लैग्स भी बनाए हैं,
पम्पलेट्स भी बना है। इवन इन दिनों में जो शॉप्स रहेंगे, इन शॉप्स पर भी वो दिए जाएंगे। फाइन का भी प्रावधान है। फाइन तो लास्ट रिसोर्ट्स उसमें हम कह सकते हैं। लेकिन इवन उससे जो पहले हाँ, खुद लोकल भी- पुलिस स्टेशन जो है उनकी गाड़ियां भी वहाँ रहेगी। अच्छा, जहाँ मार्केट ज़्यादा रहता है बिल्कुल। उन एरियाज में वो जाएगी, और अपना उसमें व्हीकल माउंटेड जो पीएस सिस्टम रहती है उससे भी लोगों को इतला दे देगी, जी जी अवेयर करवाएगी। जी। देखिए ना, इसमें बेकरी है, मीट है और स्वीट शॉप्स हैं, जी उधर ज्यादा भीड़ रहेगी, बिल्कुल, तो उसमें उधर भी- आपको ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। जी 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 एक और बात है, देखिए पुलिस साहब, एक चीज मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का देखा अभी कि उन्हें क्या प्लान बनाया, 28, 29, 30 का उन्हें प्लान बनाया। उन्हें वेजिटेबल, बेकरी, स्वीट्स, मटन, ग्रोसरी, किराना सुबह 8 से 1 तक खुला रखा है। इन सब में भीड़ होगी, बिल्कुल। ये इकट्ठे आपने खुले रखे हैं, और 2 बजे से वो खुले रखे हैं जिनमें बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। दर्जी, कॉबलर, कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, कंप्यूटर, मोबाइल, अगर इसको मिक्स किया जाता ना कि अगर ग्रोसरी और 3 चीजें खुली हैं, 3 चीजें वो रहें जहां भीड़ कम हो, तो एक पीरियड में भीड़ बहुत होगी, एक में ना होगी। ये एक डिस्ट्रिक्ट का है, आपकी बात नहीं है, मगर आप जी, इसको जी, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका सुझाव जो है वो अच्छा है। जी डेफिनेटली हम सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहेंगे। हो सकता है उन्होंने इस तरीके से किया होगा कि नॉर्मली किचन के आइटम आदमी एक ही बार खरीदता है, जी उससे चलते सभी को क्लब में रखा हो, जी, लेकिन भीड़ हो डेफिनेटली जाएगी। उससे भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ हो जाएगी। मैं मानूंगा। ये इमरान साहब, अभी आपने प्लाज्मा की बात कही कि एक डोनर होगा, बन सकता है वो जो रिकवर करके वापस आएगा, ठीक हो गया, वो किसी की जान बाद में बचा सकता है। तो प्लाज्मा बैंक का आप काम कर रहे हैं, इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है और लोग कैसे आ रहे हैं, आप क्या बताएंगे? जहाँ तक प्लाज्मा बैंक के ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, ड्यूकॉम साहब की तरफ से लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन आए थे, एक कमेटी बनी है हेल्थ की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि जॉइंट एफर्ट्स किए जाए और एक प्लाज्मा डोनेशन बैंक हम बनाए। तो उसमें थोड़ा बहुत पुलिस ने पहल ली। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने अपना जो डेटा था वो अपनी जगह पर मैनेज किया करके रखा था। सो फार अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूं, 600 के आसपास पुलिस वाले जो इस डेडली डिजीज से अफेक्ट हुए, मुतासर हुए हैं। आउट ऑफ 600 400 तकरीबन रिकवर हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली 4 की डेथ भी हुई पुलिस वालों की इसकी वजह से। तो जो 400 बंदे हैं उनके साथ इंडिविजुअली हम लोगों ने बात की, उनको हमने मोटिवेट किया, कन्विंस किया कि अगर वो सामने आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करे, इससे एक डोनर 2 आदमियों को मिनिमम 2 आदमियों को अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। अच्छा, तो सो फार हमने इसका वेन्यू जो है वो यहाँ पर रखा है, कश्मीर नर्सिंग होम गुपकार रोड। सो फार शायद इन द फ्यूचर ये डिसेंट्रलाइज भी मत हो जाए, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स है हमारे, शायद वहाँ से भी शुरुआत हो सकती है। अभी तक जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, 3 कैंप हमने अभी तक ऑर्गेनाइज किए। आज था, उसमें तकरीबन 39 पुलिस वाले आए थे। सो फार 3 कैंप्स में हमने 74 इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग की है। इसमें एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है कि नॉट नेसेसरी कि जो बंदा पॉजिटिव से नेगेटिव आया हो, और जो एंटीजन जो आपका जो आईजीजी टेस्ट करते हैं ट्राइटाइट वैल्यू उसका होता है, वो डॉक्टर साहिबान को ही पता है कितना एलिजिबिलिटी होता है। सो नॉट नेसेसरी कि whosoever will be for this screening all are eligible और नॉट एलिजिबल, डॉक्टर साहिबान उनको फिर अकॉर्डिंग वो कितने दिन के बाद एलिजिबल होगा अगर वो पॉजिटिव से एलिजिबिलिटी का नेगेटिव जहाँ हो तक ताल्लुक है, जो नेगेटिव डिक्लेयर हुआ होगा कोई भी बंदा जो क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मिनिमम ऑफ 14 डेज 14 डेज के बाद? जी, 14 डेज के बाद ही। बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आज आपको बताऊंगा, हमने हेल्पलाइन एक इसके लिए डिजिग्नेट किया है 112। तो कोई कॉलर था, क्योंकि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर कैंपेन हमने चलाई थी कि आप आ जाए और हेल्प कीजिए लोगों की। सो ही सेड दैट ही इज़ रेडी टू डोनेट हिज प्लाज्मा। सो मैंने कहा ठीक है। सो आई कॉल बैक, मैंने उनको वापस फ़ोन किया, ही इज़ फ्रॉम पुलवामा। तो मैंने बेटा बताइए आप कब वहाँ से नेगेटिव होकर आए? उसने कहा सर मैं तो कभी पॉजिटिव था नहीं, लेकिन जैस वो एंथुसियाज्म से भरा था और उसने कहा मैं डोनेट कर सकता हूँ, वो आया। तो यहाँ पर एक बात पता चली हमें कि अवेयरनेस प्रॉपर सोसाइटी में नहीं है। अच्छा, जिसको कहते हैं ना एफएक्यू टाइप, हमारे पास एक कुछ होना चाहिए कि अगर कोई कॉलर या कोई भी इंडिविजुअल आपसे कुछ पूछे, एक मैसिव लेवल पर सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एक अवेयरनेस जनरेट करने से। एक और बात है इमरान साहब, इसमें कोई एज लिमिट है कि कोई 60 साल से ऊपर का नहीं दे सकता है? इसमें एज लिमिट है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में
जैसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। लिमिट है हमारा मिनिमम ऑफ 18 से डाउन कोई भी डोनेट नहीं कर सकता है अच्छा। एंड मोर देन 60 अच्छा, नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता। और दूसरा मेल इसके- फीमेल का चक्कर नहीं है। नहीं नहीं उसमें भी है। अच्छा। अगर आपकी कोई फीमेल हो वंस एक भी दफा मतलब उसको मतलब बच्चा हुआ हो, जी। जचगी से वो पास हो चुकी हो, अच्छा तो वो नहीं कर सकती। अच्छा, वो डोनेट नहीं कर हाँ, वो सकती। ये donate भी नहीं एक कर अवेयरनेस की बात हाँ, है जो पता ये नहीं है। हाँ। या इसी तरीके से अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज हो, जी। किडनी की, लंग की, जी लिवर की, जी। वो नहीं कर सकते। या कोई कैंसर सर्वाइवर हो, वो नहीं कर सकते। उससे डॉक्टर पूछता होगा ना पहले वो हिस्ट्री उससे उसकी। तब जाके ये मुमकिन हो उसकी सकता history है। पूछेंगे। और इसके अलावा एक और पैरामीटर है कि आपका वजन जो है नॉट लेस देन 50 kg अच्छा। वो भी कंसिडरेशन पैरामीटर वो होती है। भी। हाँ। और एक और पैरामीटर होता है कि डॉक्टर साहिबान उनका KFT, LFT, CBC जितने भी रेलेवेंट टेस्ट से जी। ताकि वो सेहतयाब पूरी तरीके से हो और सही कंडीशन में हो, तब जाके वो डोनेट कर सकता तो है। सिविलियन भी सामने आ रहे हैं इसमें। हाँ, कुछ हमने सिविलियंस सुना। आ रहे हैं, सिविलियंस आ रहे हैं, मतलब पुलिस के साथ साथ सिविल लोग भी आ रहे हैं जो डोनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 दिन पहले एक हमारे एक ऑफिसर यहाँ पर थे, जी नॉट ओनली वन ऑफिसर, मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, कास्ट, स्टेटस, एवरीथिंग, कि पुलिस का एक लड़का आया और उन्होंने उनको प्लाज्मा डोनेट किया एंड डे बिफोर यस्टरडे अर्ली मॉर्निंग आई केम टू नो दैट ही इज रिकवरिंग। अच्छा सो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी इवन दो दैट कांस्टेबल वाज सूटेबली रिवार्डेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर उसके इट, बगैर भी ये ताकि मोटिवेट हो जाए। सही बात है। तो इसी तरीके से हम भी कुछ ग्रुप्स के साथ डिविजनल लेवल पर डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जुड़े हुए हैं, जहां हम लोगों के साथ राब्ते में हैं, वो भी फोर्थ सवाब का काम है दूसरी हाँ जानिब से। तो दैट वे दे कम फॉरवर्ड और हेल्प करते हैं। हम भी यहाँ से सही। अप्रोच करते हैं जी, क्योंकि जी। डेटा बैंक उनका हमारे पास पड़ा है। सही है। टिल द टाइम दे आर नॉट मेंटली विलिंग टू गो फॉर इट, फोर्स भी नहीं, You can't- एलिमेंट ऑफ you कोर्जन can't इज force नॉट them, देयर। right, right. तो जब वो खुद मोटिवेट हो जाए तब जाके हम फर्दर प्रोसेस करते बोले साहब, ये ईद के जो बाजार वगैरह ठीक है हो गया, एक चीज़ इसमें बड़ी अहम है इस ईद में, कुर्बानी। जी इस हवाले से आपने कोई जगह तय की होंगी, कुछ किया होगा, एक प्लान बनाया होगा कि कुर्बानी कहाँ कहाँ कैसे कैसे की जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी ईद है, जी बड़ी ईद के चलते सैक्रिफिशियल एनिमल्स की जी। परचेसेस होती है। हमने हर टाउन में जगह मुकर्रा की है। जैसे श्रीनगर की बात करें तो यहाँ 16 जगह मुकर्रा की है और वो एडवांस में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है पब्लिक को बता देंगे, ताकि जो सेलर्स है उनको भी पता हो और जो परचेसर है उनको भी पता हो। सही है जी कि कहाँ से मिलेंगे भेड़ और बिल्कुल। क्या है। वो जो ये आपने रेट फिक्स किया है, किसी को इस पे नज़र भी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ वो रेट कोई मानता ही नहीं है, फ्लक्चुएट बहुत करते हैं। जी 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 तो ये अहम बात है जिसके बारे में सोचना होगा। एक और बात जो है, जैसे आपने कहा कि बाज़ार खुलेंगे, ये होगा वगैरह होगा, यहाँ से हमारे केस भी बढ़ रहे हैं, जी। आप भी जानते हैं। बीच में कम हुए थे, अब फिर केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। डेथ्स भी बढ़ रही हैं एक हिसाब से। तो फैसिलिटीज़ में कितनी इंप्रूवमेंट लाई? जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, फैसिलिटीज़ का सवाल है, फैसिलिटी कुल मिलाकर के हमारी बेड कैपेसिटी 13,000 की है। 13,000 ये 3 किस्म की है, जिसको हम हेल्थ सेंटर कह सकते हैं या टर्सरी लेवल 3 कहते हैं, जिसमें ज़्यादा इंटेंसिव केयर होती है, डॉक्टर्स हमेशा तैनात रहते हैं और ICU, ऑक्सीजन, हाई फ्लो सीरियस केस, वो सभी हाँ सीरियस केसेस के लिए वो अवेलेबल है। उनकी बेड कैपेसिटी लगभग 1200 है। उसके बाद दूसरी आती है जो मॉडरेट केसेस, जिनकी हमारी बेड कैपेसिटी लगभग 1000 के करीब आती है। जी और उसके बाद आती है जिनको उतनी डिफ़िकल्टीज होने के चांसेस नहीं रहते हैं, जिनको हम हेल्दी पर्सन्स कह सकते हैं। अच्छा, उनकी हमारी बेड कैपेसिटी जो है लगभग 11,000 के करीब है। तो कुल मिलाकर के 13,000 के करीब हमारे पास बेड कैपेसिटी है। अभी जो एज ऑन डेट जो ऑक्यूपाइड बेड कैपेसिटी है रफली अराउंड 5,800 के करीब है। अच्छा, तो 50% के करीब अभी ऑक्यूपेंसी चल रही है। अभी भी 50% टेस्टिंग कितनी चल रही है? टेस्टिंग जो है डेली हमारी लगभग जो है 6,000 टेस्टिंग होती है। 3 लैब है, हर ज़िले का अपना टारगेट दिया है, कितना उन्होंने उस जिले की पॉपुलेशन, नंबर ऑफ केसेस, रेड जोन, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए उनको टारगेट दिया है। टेस्टिंग के सैंपल के लिए हमने लगभग 250 टीमें तैयार की है। 500 से ज़्यादा लैब टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है और वो इवन वो मोबाइल भी सैम्पलिंग उठा सकते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट्स है, कोई कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई किया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम ने, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है उसकी उम्र के हिसाब से या दूसरे किसी के हिसाब से, तो उसको घर में जाकर के भी हम सैंपल उठा सकते हैं। जी जी, उठाया जाता है। जी जी। तो डेली जो है लगभग 6,000 के करीब सैंपल्स हम लाते हैं। 3 लैब में टेस्ट होती है। जहाँ तक इसका परसेंटेज का सवाल है पर मिलियन
टेस्ट का, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले 3 में हमेशा से बरकरार है। ये कंट्री में बिल्कुल पूरे कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट में जो है जम्मू एंड कश्मीर बरकरार है। देखिए पिछले दिनों ये काफ़ी इससे टेंशन भी फैल गया लोगों में, थोड़ी घबराहट भी हो गई जी। कि माइग्रेंट वर्कर आने शुरू हो गए, जी, बस में आ रहे हैं और चारों तरफ दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी अखबार में भी है कि माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं वहाँ से, और शुरू में लगा कि अनटेस्टेड आ रहे हैं जी। क्योंकि उनसे पूछा भी गया टेस्ट नहीं हुआ है। उसमें कहाँ से वर्कर आ रहे हैं, कहाँ टेस्ट हो रहा है, क्योंकि कल 84 केस निकले बड़गाम से, जी तो वो जो माइग्रेंट वर्कर आए ब्रिक क्लिन्स में, बिल्कुल। तो इसमें क्या आपका ये कंट्रोल क्या है इसमें आपका? मैं बताता हूँ, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो बड़े पैमाने पर बाहर की लेबर पर डिपेंड है, चाहे वो बागात में काम करने के लिए है, इंडस्ट्री में काम करने 5 के लिए लाख के है, करीब है वो, कंस्ट्रक्शन के लिए भी है, या इवन ब्रिक किल में है। अभी जो लेबर जो आया है वो बेसिकली ब्रिक किल के लिए आया है। ब्रिक की अहमियत बताने की जरूरत नहीं, उससे सब जो है हमारे घर और बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटी उसी पर डिपेंडेंट है। ब्रिक किल जो हमारे यहाँ वादी में जो शुरू होती है, लगभग 450 के करीब ब्रिक किल आती है, मैक्सिमम बड़गाम जिले में है, बाकी जिले में भी है। ये नॉर्मली शुरू होती है जून के बाद, और जून में मानसून आता है। जम्मू डिवीजन में मानसून के बाद जो है ब्रिक किल का काम बंद होता है। वहाँ से लगभग 10,000 के करीब लेबर जम्मू से इधर शिफ्ट होती है हर सालाना, और उसके अलावा कुछ एक दूसरी लेबर भी आती है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी से, जी जी, रफली अराउंड 20,000 वो आती है। कुल मिलाकर के 30-35,000 लेबर जो है हमें ब्रिक किल में लगती है। अभी जो इस साल जो लेबर जो आई, उसमें पहले जो लेबर आई वो जम्मू डिवीजन से आई थी, इवन अभी भी आ रही है। तो जम्मू डिवीजन का जो हमारी जो एसओपी है, क्योंकि जो जम्मू डिवीजन में केसेस जो है कश्मीर डिवीजन के हार्डली 25% भी नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन में जो है ऑलमोस्ट बराबर है, 45% के करीब आ जाएगा, लेकिन केसेस में काफ़ी कम है। तो उससे चलते एसओपी के हिसाब से जम्मू से कोई भी आ रहा है, चाहे व्यापारी आ रहा है, ट्रेडर आ रहा है, आम आदमी आ रहा है, या लेबरर आ रहा है, किसी भी मोड से आ रहा है, चाहे बाई एयर से आ रहा है, बाय रोड से आ रहा है, उसको हम सैंपल नहीं करते, उसको बोलते हैं ग्रीन चैनल। तो वो लेबर जो है वो बेसिकली ग्रीन चैनल वाली लेबर है। उसके अलावा जो बाहर से जो आई लेबर, तकरीबन जो है 20,000 के करीब लेबर जो है बाहर से आई, उन सब की जो है वहाँ लखनपुर में उनकी लिस्ट बनती है, और बाहर की लेबर ओनली एसआरटीसी बसेस में ही आती है, अच्छा। दूसरे इसमें नहीं आती है। हमने सख्ती की है कि वहाँ लखनपुर में वो चाहे उधर से कोई भी किसी भी व्हीकल में आए हैं, उनका व्हीकल वहाँ तक ही आएगा लखनपुर तक। लखनपुर में एसआरटीसी के व्हीकल में वो बैठेंगे, एसआरटीसी के खुद के व्हीकल। कॉन्ट्रैक्टर स्मगल कर रहा था, सुना अपने आदमी? नहीं, वो नहीं होता है, वो जम्मू डिवीजन से आया होगा, बाहर से नहीं कोई आ सकता। देखिए जम्मू डिवीजन में जो है वो भी बाकी मुल्क के बाकी नहीं, नहीं, क्या वो जम्मू के? नहीं, मैं बताता हूँ उसमें क्या फर्क है। जम्मू डिवीजन में क्योंकि विंटर उतना हार्श नहीं रहता है, ठीक है, तो फरवरी से वहाँ काम चलता है। जनवरी से ही कह सकते हैं कि जनवरी से वहाँ ब्रिक किल्न का काम चलता है। जम्मू डिवीजन की ब्रिक किल्न फंक्शन होती है जनवरी से लेकर के जून तक, ठीक है, और जून में क्योंकि मानसून आता है, बारिश होती है ज्यादातर, तो उससे चलते बंद हो जाती है। तो वो ये जो लेबर है ये कोरोना से पहले ही जम्मू में आ चुकी थी, जम्मू के ब्रिक किल्न पर काम कर रही थी, जो अब इधर आ गई, ठीक है। तो जहां तक यहाँ इसमें पॉजिटिविटी का सवाल है, पॉजिटिविटी हमारी जो है अभी आज जो हम जितनी सैंपलिंग लोकल लोगों की कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी काफ़ी हायर है, लगभग 4-5% तक किसी जिले में गई है। जहाँ तक ब्रिक किल्न का लेबर का सवाल है, उनकी पॉजिटिविटी 0.5% है, 0.5%, मतलब इट इज़ निग्लिजिबल। इवन बड़गाम में आप कह रहे कि 83 के करीब केसेस आई है, लेकिन लेबर अगर तादाद देखे कि अकेले बड़गाम में जो है मोर देन 15,000 लेबर गई। जो पॉजिटिव हुए इनको क्या क्वारंटाइन करते हैं सरकारी तौर पे, या कहते हैं घर में रहो? नहीं, उसको तो सेम रूल लागू हो जाएगा। जो भी पॉजिटिव पर्सन है उसको तो सेम रूल लागू हो जाएगा, चाहे लेबरर है या कोई भी है। जो पॉजिटिव पर्सन आए हैं उनको हम कोविड केयर सेंटर उनके हिसाब से, जो आपको मैंने बताया था इंटेंसिव केयर जरूरी है या मॉडरेट केयर या कोविड केयर। नॉर्मली लेबर रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो कोविड केयर सेंटर में ही ज़्यादातर हम उनको रखते हैं। लोकल लेवल पर जो नियर बाय जो कोविड केयर सेंटर है गवर्नमेंट का, उसमें रहती है वो,
और जब वो रिकवर हो जाती है फिर ही उनको वहाँ वापस भेजते हैं। और जी वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था एसिम्प्टोमेटिक जो है उनको को घर में क्वारंटाइन करे, हाँ। मगर हम यहाँ उनको भी रखते हैं क्वारंटाइन। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों क्या है, अभी आप सब जानते हैं बहुत सारी अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज आती है, इवन रिसर्च पेपर भी कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई किसी इसमें कहते हैं कि नॉन सिम्टोमेटिक, जिसको मेडिकल लैंग्वेज असिम्टोमेटिक कहते हैं, वो फैलाते नहीं है। दूसरे किसी रिसर्च पेपर में कहते हैं वही सबसे ज्यादा फैलाते हैं। अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमने जो भी केसेस है, हमारी जो रिसोर्सेस है उसके हिसाब से मैक्सिमम केयर लेने की जरूरत है। अच्छा, हमारे जैसे रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेना। हमारे पास अभी जो है 13,000 के करीब बेड कैपेसिटी अवेलेबल है, हार्डली 5,800 यूज्ड है, अभी भी मोर देन 50% हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम उनको घर में नहीं रख रहे। हर कोई केस, चाहे पॉजिटिव, हर कोई केस नॉन सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, हर किसी को हम आइसोलेशन में ले रहे हैं। तो ये प्रिकॉशन आप ले रहे हैं। इमरान साहब आपके पास आते हैं फिर से आखिरी मर्तबा, जैसे आपने कहा कि आप लोग जाते हैं और पता करते हैं कि कौन कहाँ है सिम्टोमेटिक, और या जिसको आपको लगा कि पॉजिटिव है या टेस्ट के लिए ले जाते हैं उसको। तो इसमें आपने कहा एक तो जो माहौल होता है लोगों का वो उसको देखते हैं अजीब सी नज़र से, दूसरा कि घर वाले कभी आपको वहीं से अप्रोच करते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे इलाके में है, आप आइए और इसे टेस्ट करिए। नहीं, वो सही हैं। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए, पर जहाँ भी कोई पॉजिटिव केस आया, कुछ फैमिलीज़ जो पढ़े लिखे हैं, शूर है जिनको, और थोड़ा बहुत उनको एहसास भी है कि समाज के प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। दे कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट अथॉरिटी का ऐसा कुछ हुआ है और हमें बताए सब्सिक्वेंटली हमें क्या करना है। तो किसी केस में ये भी है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ जो एल्डर्स है, सीनियर सिटीजन्स हैं और रिस्पेक्टेबल्स हैं एरिया के, वो भी अप्रोच करते हैं। इस इन एडिशन टू इट मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं एक मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे, क्योंकि बड़ा सिग्निफिकेंट इशू है। इसके लिए एक डेडिकेटेड 24/7 एक हेल्पलाइन सिंपल है 112, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल याद रखने के लिए। ये हमारे पुलिस कंट्रोल रूम है 112। इसमें कंप्लीट 24/7 रात को, दिन को, जिस भी इंडिविजुअल को मतलब डोनेट करना हो प्लाज्मा, हमने क्या किया है, कुछ एक्सपर्ट वहाँ पर बिठा के रखे हैं जिसको कहते हैं FAQs, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, वो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक को अवेयरनेस है नहीं। तो उनके जो डाउट से या कहीं पर क्लैरिटी जो फोन पे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो करेंगे और काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग भी करेंगे वहाँ पर। एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि हमने एक नंबर भी 112 पर, अगर किसी को डोनेट करना हो वो काइंडली अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराए, अपना नाम, पता, रेजिडेंशियल पर्टिकुलर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट हम फैसिलिटेट करें उसका जो मूवमेंट है। और तीसरा, आज मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी जो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं फ्रॉम द हेल्थ साइड। कुछ सिविलियंस मतलब केम फॉरवर्ड, वो चाहते थे कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे, बट सिंस लॉकडाउन इज गोइंग ऑन राइट नाउ देयर, सो देयर आर सर्टेन हिकअप्स, उनका जो हैसल फ्री मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस में 112 में रिपीट करूंगा, ये हजरात काइंडली उस नंबर पर डायल कीजिए, उनको बताइए कि कहाँ पर उनको रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, सो दैट वी के एज एन इंस्टीट्यूशन कैन इंटरवीन और उनकी जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करा सकते। इमरान फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पोले साहब, आखिरी एक आपकी एडवाइजरी ईद की नमाज के लिए, और उसके बाद आपका एक मैसेज ईद पे लोगों के लिए। जी जी, फिर आपसे यही दोहराना चाहूँगा कि कोरोना जितनी आवाजाही बढ़ती है उतना बढ़ने के चांसेस रहता है। नमाज जो कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से हम घर में अदा कर रहे हैं, वही आप कंटिन्यू रखेंगे, ये मेरी आपसे सभी के अपील है। दूसरा कि एक आम आदमी ने कोरोना के लड़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, वो भी आपके लिए बहुत आम है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा पहला फ़र्ज़ है, सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि एक आम आदमी को बताए उसने कोरोना के लिए कैसे तैयार हो। सही बात। उसमें पहले तो यह है कि उसने घर से बाहर जो है कम से कम निकलना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है तभी निकलना चाहिए। निकलते वक्त मास्क पहनना चाहिए, और जब तक वो बाहर है तब तक मास्क उसके मुंह और नाक दोनों पर रहना चाहिए। मास्क पहनने में भी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं नाक जो है ओपन रखते हैं, मुंह पर ही रखते हैं। कोरोना बेसिकली दोनों पर होना चाहिए, अपना मास्क जो है दोनों पर होना चाहिए।
क्योंकि आप ब्रीदिंग करते हैं नाक के द्वारा और बोलते हैं मुंह के द्वारा। तो तो हवा अंदर हाँ, जाती है। हवा जो है आपको दोनों मीडियम के थ्रू अंदर बाहर हो सकती है, उससे चलते आपने मास्क प्रॉपरली पहनना चाहिए। दूसरा है कि मास्क में कंफर्टेबल एंड कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं कि एक N95 किस्म का मास्क आता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन उसमें चोकिंग भी होती है। जब आपको लगता है कि बहुत कम समय के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो N95 यूज कर सकते हैं, और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है 3 लेयर वाला हाँ, फिर सीधा। तो ट्रिपल लेयर वाला है, या इवन क्लोथिंग का भी मास्क जो है आप बना पहन सकते करके यूज कर सकते हैं। मास्क में हमेशा कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इवन मान लीजिए आपने 2 घंटे के लिए यूज कर दिया पब्लिक प्लेस पर और 2 मिनट के लिए ओपन कर दिया, थोड़ा सा ब्रीदिंग ज्यादा हो रहा था, डिफिकल्टी, तो आपका आपको कोई हो सकता फायदा है, नहीं बिल्कुल रहा। सही है। दूसरा है कि घर में जब वापस आते हैं तो आपने आपकी बेदिंग करनी चाहिए, कपड़े जो है वो धोने चाहिए, और उसके बाद ही फैमिली मेम्बर से मिलना चाहिए। जो फैमिली मेम्बर जिनकी उम्र 10 से कम है या 60 से ज़्यादा है, उनको नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए अनटिल अनलेस कोई मेडिकल रीज़न ना हो, क्योंकि उनमें अगर कोरोना हो जाता है तो मॉर्टेलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तीसरी बात है कि घर में रहते हुए, क्योंकि लॉकडाउन के दिन है, एक्टिविटीज़ भी नहीं चल रही है, फिजिकल फिटनेस डाउन हो जाता है, फटीक आ जाता है, बॉडी फटीक आ जाता है। उससे चलते जो भी आप करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, पीटी करते हैं या योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जॉगिंग करते हैं जो हाँ जॉगिंग करते हैं, या इवन घर में अगर आपकी इंडिविजुअल जिम है तो वो कर सकते हैं, तो वो आप करें ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भानुरंग पोले साहब। आप यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं, आप के स्टूडियोज़ में आए, आपने बड़ी मुफीद बातें की। इमरान फारूक साहब, आप SP हैं कंट्रोल रूम में, आजकल डिविजनल कंट्रोल रूम में हैं आप, और आपने प्लाज्मा के हवाले से और पेशेंट्स के हवाले से बहुत मुफीद बातें बताई जिनका हमें आइडिया नहीं था। तो आप दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में और हालत हज़रा के प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने जो अगले 4 दिन हैं उनमें हमें क्या करना है ये सुना, और इस पर हम अमल करेंगे और इसके साथ हमें इजाज़त देंगे। खुदा हाफिज़।